बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 9 जो है वो हम करने जा रहे हैं। पार्ट 9 हम करने जा रहे हैं। कहाँ तक पहुँच गए हैं हम? पेज नंबर 8 आपकी बुक का, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। वही आगे बढ़ने से पहले फिर दोबारा बता दूं, ये वीडियो आपके लिए बेकार, बिल्कुल बेकार है अगर आपने इसका पीडीएफ नहीं खोला हुआ या आपके पास जो है बुक नहीं है, आपके पास रजिस्टर नहीं है, आप लेक्चर को नोट नहीं कर रहे, और इन वीडियोस को, पहली वीडियोस को आपने अगर देखा नहीं है और एक वीडियो को कम से कम 2 दफ़ा अगर आप नहीं देख रहे, तो आप वो जो चीज़ मिलनी चाहिए आपको वो नहीं मिल पाएगी। और ये वीडियोस आपके लिए इतनी हेल्पफुल हैं कि आप आगे चल के सीएसएस का एग्ज़ाम देते हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, या एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं, या आप जो है वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, सब जगह ये वीडियोस जो हैं आपको फ़ायदा देंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिर पेज नंबर 8 खोल लीजिए। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है अलग से बता देता हूँ आपको। प्रिंसिपल्स का मतलब है उसूल। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब है जमहूरियत, एक्सप्लेन भी करूँगा आगे। जमहूरियत। इस्लाम का मतलब तो आपको पता ही है। प्रिंसिपल्स क्या है, उसूल क्या होते हैं? बातें होती हैं भाई, बातें होती हैं। आसान लफ्ज़ों में प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये मैंने पहले भी कई वीडियोस में ये बात बताई है। आप ज़रा इस चीज़ से बाहर निकल आइए और एक जनरल कॉन्सेप्ट लीजिए। ये जो 4, 5, 6, 8 वर्ड हैं ना, इन सब का एक ही दफ़ा मतलब आप समझ लीजिए। थ्योरी, लॉ, प्रिंसिपल, एक्सियोम, थ्योरम, पोस्ट्यूलेट्स, ये जो 5-6 वर्ड आप सुनते रहते हैं ना, डिडक्शंस हैं या हाइपोथेसिस हैं, इन सारे अल्फाजों का मतलब क्या होता है? इन सारे अल्फाजों का सिर्फ एक ही मतलब होता है, किसी की कही हुई बात या बात। ठीक है, तो प्रिंसिपल या उसूल ये भी एक बात है, लेकिन बातें तो मैं भी कर रहा हूँ, तो क्या फिर ये बातें मेरी प्रिंसिपल कहलाएंगी? नहीं। ऐसी बातें जो कि आपको एक बाउंड्री देती हैं, ऐसी बातें जो कि आपको एक बाउंड्री देती हैं कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते किसी भी सूरत में। आपको वो माननी ही पड़ेंगी। समझ में आ गई बात? जिस पर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ऐसी बातें जो आपको पाबंद कर देती हैं, ये मेरे अल्फाज बार बार सुनिए और नोट कीजिए। ऐसी बातें जो कि आपको पाबंद कर देती हैं, आपको एक बाउंड्री देती हैं कि आप उससे हट नहीं सकते, ऐसी सारी बातों को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल्स कहा जाता है, उसूल कहा जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ये एक निज़ाम, इसको उर्दू में मतलब कहते हैं जमहूरियत, और इसको वैसे कहा जाता है निज़ाम हुकूमत। निज़ाम हुकूमत, हुकूमत चलाने का निज़ाम। दुनिया में काफ़ी जगहों पर ये निज़ाम चल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में भी है बदकिस्मती से। और ये निज़ाम हुकूमत क्या कहता है कि अवाम जो है, पब्लिक जो है, वो अपने नुमाइंदे का इंतखाब करेगी। जिसने मुल्क के मामलात को चलाने हैं ना, वो शख्सियत, उसका इंतखाब जो है वो अवाम करेगी। कैसे करेगी? वो शख्सियत जो है अपने कुछ नुमाइंदे आगे आपके सामने ले आएगा कि भाई आप मुझे पसंद करते हैं तो आप इनको भी पसंद कीजिए, आप इनको वोट दे दीजिए। किस शक्ल में आप पसंद करेंगे? अवाम क्या करेगी? अवाम वोट दे देगी उस शख्सियत के नुमाइंदों को। उस शख्सियत के नुमाइंदों को वोट मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा? मतलब आपने बता दिया कि भाई हम आपके नुमाइंदों को वोट दे रहे हैं, मतलब हम आपके नुमाइंदों को सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें आप पे भरोसा है,
और आपने जो नुमाइंदे खड़े किए हैं यकीनन हमें इन पे भी भरोसा है, इसलिए हम इनको वोट दे रहे हैं, जो अल्टीमेटली किसके पास जाएगा? ये वोट आपके पास जाएगा, क्योंकि आप लीडर हैं। और उसके बाद फिर आप क्या बन जाएंगे? आपके पास पावर आ जाएगी, आपके पास इख्तियार आ जाएगा मुल्क का हुक्मरान बनने का, कि आप जो है मुल्की मामलात को अब देख सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको ये बात बता दी। इसको जमहूरियत कहते हैं या डेमोक्रेसी कहते हैं। इसके अलावा और कौन सा सिस्टम है दुनिया में? अभी भी बादशाही निज़ाम भी है। ये जमहूरी निज़ाम है, एक बादशाही निज़ाम भी होता है। बादशाही निज़ाम के अंदर क्या होता है कि बादशाह मौजूद है, पूरे मुल्क के मामला चला रहा है, सारी पावर उसके पास है। अब जब वो मरने वाला होगा तो अपने बेटे को बादशाह बना जाएगा, अवाम का कोई अमल दखल नहीं है। वो जब मरने वाला होगा तो क्या होगा? अपने बेटे को बादशाह बना जाएगा। भाई मैं इसको बादशाह बना रहा हूँ, जिसको वली अहद कहते हैं। जैसे सऊदीया में निज़ाम चलता है, सऊदीया में अभी भी बादशाहत है, ठीक है। तो इससे पहले जो बादशाह थे उनकी उम्र हो गई बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने बोला अब दुनिया से रुखसत होना है, तो उन्होंने अपना वली अहद नामज़द कर दिया, उसको सारे इख्तियारात पावर दे दिए, ऐलान कर दिया कि भाई अब ये बादशाह हैं मेरे बेटे। अवाम का कोई अमल दखल नहीं है, अवाम की कोई चॉइस नहीं है, अवाम का कोई पसंद नहीं है। तो ये दोनों सिस्टम आपके सामने मैंने रख दिया, आपको जमहूरियत भी बता दिया और आपको बादशाही निज़ाम भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो बहरहाल अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, यानी कि वो बाउंड्रीज़, वो उसूल जिसके तहत, अब इस्लाम को देखते हैं तो हमारी तरफ इस्लाम में क्या सिस्टम है? डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, पब्लिक की राय ली जाती है, बिल्कुल ली जाती है। किस सिलसिले में? आपको हुक्मरान बनाना है, आपको जो है हुक्मरान बनाना है, ऐसे शख्स को आपको सिलेक्ट करना है जो कि मुल्की मामलात को चला सके। इस्लाम की बात कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी इन इस्लाम। इस्लाम में डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या है? लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि इस्लाम में जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ना, वो उसको फिर आप डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, उसको जमहूरियत नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, ज़रा समझिएगा इस बात को। डेमोक्रेसी या जमहूरियत के अंदर होता है कि हर शख्स, चाहे वो गधा गाड़ी चलाने वाला है, ठेला चलाने वाला है, या उसके अंदर इतनी समझबूझ नहीं है, वो इतना शऊर नहीं रखता है, इतना तालीम याफ्ता नहीं है, इतना दीनदार नहीं है, चाहे वो बैड कैरेक्टर का शख्स है, बुरा इंसान है, करप्ट है, चोर है, डाकू है, डकैत है, कुछ भी है, उसके पास ये हक, उसको ये हक हासिल है कि वो अपना वोट कास्ट कर सकता है, यानी कि वो अपना हक इस्तेमाल कर सकता है कि भाई इसको जो है वो आप हुक्मरान बनाएं। ये डेमोक्रेसी कहती है, ये जमहूरियत कहती है। गधे घोड़े सब बराबर हैं। एक आलिम का जो वोट है वही एक जाहिल का भी वोट है, उसकी भी इतनी पावर है, उसकी भी इतनी पावर है। समझ में आ गई बात? ये डेमोक्रेसी कहलाती है, इसको जमहूरियत कहते हैं। दुनिया में ये राइज है, पाकिस्तान में भी है, तभी तो ये हाल हुआ है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है नहीं, हर एक को हक हासिल नहीं है कि वो हुक्मरान का इंतखाब करे। सिर्फ उन लोगों को हक हासिल है किसी हुक्मरान का इंतखाब करने का जो लोग साहिब इल्म हों, साहिब इल्म हों, साहिब अमल हों, साहिब अमल हों, खौफ खुदा रखते हों, खौफ खुदा रखते हों। समझ में आ गई बात? ये वो औसाफ हैं। और जो बाकिरदार हों, बाकिरदार हों। अगर आप और बाशऊर हों, बाशऊर हों, समझदार हों, अगर आपके अंदर ये खुसूसियात मौजूद हैं कि आप बाशऊर हैं, समझ बूझ रखते हैं, होशमंद हैं, पागल या दीवाने नहीं हैं, और आपका किरदार, आपका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, और आप जो है वो बहुत इल्म वाले भी हैं, आपके पास दीन का इल्म भी है, आपके पास दुनिया का इल्म भी है, और आप साहिब अमल भी हैं कि सिर्फ आपके पास इल्म ही नहीं है बल्कि आपका अमल भी बहुत अच्छा है, आप लोगों का ख्याल भी रखते हैं,
आप वो सारे साहिब अमल से मतलब ये है कि दीन और दुनियावी मामला दोनों देखते हैं। आप नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इनके मामलात भी करते हैं। इसके अलावा हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखते हैं, पड़ोसियों का भी ख्याल रखते हैं। आपके अंदर टॉलरेंस भी है। आप माँ बाप के हुकूक की अदायगी भी करते हैं, बहनों के हुकूक की अदायगी भी करते हैं, पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी भी करते हैं, मुलाजिमों के हुकूक की अदायगी भी करते हैं, ग़ुलामों के हुकूक की अदायगी भी करते हैं। तो ये सारे मामलात होते हैं, इसको हम कहते हैं साहिब अमल होना। साहिब इल्म सिर्फ ये नहीं कि आपने जो है वो आप जो है वो आलिम हैं, आपके पास कुरान का इल्म मौजूद है, आपको हदीसें याद हुई हुई हैं, लेकिन आपका अमल जो है वो कुछ भी नहीं है। आप लोगों के आप गीबत करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप लोगों का माल भी खाते हैं, आप लोगों को तकलीफ़ें भी पहुंचाते हैं, उनके हुकूक भी सलब करते हैं, तो बात नहीं बनेगी। आपके पास खौफ खुदा भी होना चाहिए, आपको खुदा का खौफ भी हो, खशियत इलाही भी हो, आपको डर हो इस बात का कि मुझे आंसर आई विल बी अकाउंटेबल टू ऑलमाइटी अल्लाह, मैं अल्लाह ताला को जवाब दूँगा मैशर में कि मैंने अगर किसी का हक मार लिया। तो अगर ये खुसूसियात आपके पास हैं तो आपको ये हक हासिल है कि आप हुक्मरान के सिलसिले में अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? हर एक शख्स नहीं कर सकता, ठीक है, हर एक शख्स नहीं कर सकता। इस्लाम ये कहता है, ये नहीं कि आप नान भाई हैं, आप होटल में रोटियां पका रहे हैं, आप हुक्मरान का इंतखाब हो रहा है, लीडर का इंतखाब हो रहा है, मुल्क के वज़ीर आज़म सदर का इंतखाब हो रहा है, आप रोटियां बनाने वाले हैं या ये हैं, आपको ना दुनिया की समझ है, ना आपके पास दीन का इल्म है, ना आप साहिब अमल हैं, और आप जो है चले हैं जनाब वोट देने के लिए कि हाँ हम भी बताएंगे कि किसको वज़ीर आज़म या सदर होना चाहिए मुल्क का। नहीं, ये डेमोक्रेसी में होता है, जो दुनिया में चल रही है ना डेमोक्रेसी, जमहूरियत, ठीक है, जिसमें गधे घोड़े सब बराबर हैं, एक जाहिल का वोट और एक आलिम का वोट बराबर है, ये डेमोक्रेसी कहती है। तभी तो तबाही हुई हुई है। इस्लाम ये नहीं कहता, बोलता नहीं भाई सब वोट नहीं कास्ट कर सकते। ये औसाफ अगर कोई शख्स रखता है उसको ये हक है कि हाँ वो वक्त के हुक्मरान का इंतखाब करने में अपनी राय का इजहार कर सकता है। वोट क्या है, वो अपनी राय ही तो देते हैं ना। समझ में आ रही है बात? तो बात क्या चल रही है? प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। वो कौन से रहनुमा उसूल हैं इस्लाम के अंदर जमहूरियत के। अब जैसे मैंने शुरू में कहा था, आपको याद आया, मैंने कहा था कि जब मैं आपको इस्लाम के अंदर बताऊंगा कि इस्लाम में वक्त के बादशाह या वज़ीर आज़म या सदर का इंतखाब कैसे किया जाता है, कौन लोग कर सकते हैं, तब आप यकीनन ये कहेंगे कि सर इस्लाम का निज़ाम तो जमहूरियत है ही नहीं। ये कहना ही गलत होगा डेमोक्रेसी इन इस्लाम, क्योंकि डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब ही ये है कि हर बंदा वोट कास्ट कर सकता है। इस्लाम ये नहीं कहता। तो भाई इस्लाम के अंदर डेमोक्रेसी है ही नहीं, लेकिन ये किताब कह रही है, मैं तो मजबूर हूँ, क्योंकि इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर इस किताब को छापा गया है, तो अपने ख़यालात का इजहार उसी हिसाब से किया गया है इसके अंदर। बहरहाल जो इसमें लिखा है वो मैं आपको साथ साथ बताता भी रहूँगा। इन्होंने इसी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के कहा है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? बहरहाल तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, इस्लाम के अंदर जमहूरियत के क्या उसूल हैं, इस्लामी जमहूरियत कैसी है, क्या ये इस्लामी जमहूरियत जो है वो दूसरी जमहूरियतों जैसी है? नहीं, यहाँ पर ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी जमहूरियत का बुनियादी फ़र्क और इस्लामी जमहूरियत का बुनियादी फ़र्क यही है कि दूसरे लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, हर बंदा वोट कास्ट कर सकता है, हर बंदा अपनी राय का इजहार कर सकता है वक्त के हुक्मरान या खलीफा या बादशाह या वज़ीर आज़म या सदर के लिए। लेकिन डेमोक्रेसी इन इस्लाम, जो इस्लामी जमहूरियत है, उसमें क्या है? नो, हर बंदा वोट कास्ट नहीं कर सकता। इन औसाफ के मालिक जो होंगे सिर्फ वही कर सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो ये प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, आगे फिर और बताया गया है। अब ज़रा बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 8। जमहूरियत का मैंने आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे दिया है, इस पर तो हम तफसील से जब बात करेंगे। जैसे मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि पाकिस्तान स्टडी को समझना है तो 3 चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए।
आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए। शुरू की वीडियोस के अंदर हमने हिस्ट्री को तफसील से देख लिया। और उसके बाद दूसरी चीज़, आपको ज्योग्राफी आपके पास होनी चाहिए, आपको जगराफिया का इल्म होना चाहिए, ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, पाकिस्तान स्टडी को समझना है तो आपके पास पॉलिटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। देखें, ये पॉलिटिक्स है, ये सियासत है। सियासत एक ऐसा इल्म है जिसको इस्तेमाल करते हुए फ़िलहाल आप इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए, जिसकी मदद से आप वक्त के हुक्मरान का इंतखाब कर सकते हैं। मिटाऊँ इसे? अब देख लीजिए ज़रा। पहले ही बता चुका हूँ, सारे वर्ड्स की मीनिंग नहीं लिखूँगा, ध्यान लगाइए। कुछ वर्ड्स की मीनिंग मैं आपको वैसे ही बता दूँगा, तो आप सुन के लिख लीजिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, इस्लाम के अंदर जमहूरियत के रहनुमा उसूल। क्या कह रहा है इसके अंदर? द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वन प्रिवेलिंग इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो तसव्वुर है, कॉन्सेप्ट का मतलब तसव्वुर, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, इस्लाम के अंदर जमहूरियत का जो तसव्वुर है, इस डिफरेंट, वो मुख्तलिफ है। फॉर द वन प्रिवेलिंग इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किन से मुख्तलिफ है? फॉर द वन प्रिवेलिंग, जो गालिब हैं। प्रिवेल का मतलब होता है गालिब होना, जो आज दुनिया में गालिब है, जो भाई ज़्यादा मिकदार में होगा वो गालिब होगा ना। प्रिवेलिंग का मतलब जो गालिब है, जो गालिब है दुनिया में, जो दुनिया में छाया हुआ है, जो दुनिया में ज़्यादातर चल रहा है, ठीक है, उससे, उस निज़ाम से इस्लाम का जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है वो डिफरेंट है, वो अलग है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वन प्रीवेलिंग, जो कि मौजूद है, जो कि गालिब है, इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट का मतलब यहाँ पर आराम नहीं है, रेस्ट का मतलब ये है कि बाकी दुनिया में। ठीक है, रेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? बाकी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी दुनिया में, जो पूरी दुनिया में, ठीक है, बाकी बच जाने वाली दुनिया में। द इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामी मुआशरा, फर्मली बिलीव्स, मजबूती के साथ यकीन रखता है, फर्मली बिलीव्स दैट के सॉवरेनिटी, इक़्तिदार आला, सारी पावर, ओवर द एंटायर यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स के ऊपर, बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, के सारा इख्तियार, सारी पावर किसके पास है? पूरी यूनिवर्स की इख्तियार, पूरी यूनिवर्स का पावर किसके पास है? अल्लाह ताला के पास है। आप सोचिए ज़रा, अगर हम ये बात मानते हैं कि पूरी कायनात में और हमारे मुल्क में भी सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, अगर हम ये कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जिसकी हाकमियत है, जिसकी हाकमियत है तो कानून तो उसी का चलेगा ना। तो अगर हम ये कहते हैं सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह इन पाकिस्तान, सारी पावर, सारी ताकत जो है वो किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में है, पाकिस्तान में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में कानून किसका चलेगा? अंग्रेज़ का नहीं चलेगा, अल्लाह का चलेगा, अल्लाह का कानून चलेगा। समझ में आ गई बात? इसके मतलब भी लिख देता हूँ मैं। द इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामी मुआशरा, फॉर्मली बिलीव्स, सख्ती से, फॉर्मली, सख्ती से, बिलीव, यकीन रखता है, बिलीव, यकीन रखता है, किस चीज़ के ऊपर यकीन रखता है? इस्लामिक सोसाइटी किस चीज़ के ऊपर, इस्लामी मुआशरा किस चीज़ के ऊपर यकीन रखता है? दैट सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब है खुद मुख्तारी, खुद मुख्तारी, इक़्तिदार आला, इसको कहते हैं होल पावर, होल पावर, सारी ताकत। सॉवरेनिटी किसके पास है? ओवर द एंटायर यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के ऊपर, बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, द पावर इज़ टू बी एक्सरसाइज। हाँ, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, खुद मुख्तारी अल्लाह ताला के पास है, इक़्तिदार आला अल्लाह ताला है, कानून अल्लाह ताला का चलेगा। चलाएंगे कौन? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब चलाना या इस्तेमाल करना।
इस्तेमाल करना। इस सॉवरेनिटी को, इस पावर को जो अल्लाह ताला के पास है, जो अल्लाह ताला के पास है, कि अल्लाह का कानून जो है उसको एक्सरसाइज कौन करवाएगा, चलाएगा कौन, चलाएगा उसको? एक्सरसाइज बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोगों के नुमाइंदे। रिप्रेजेंटेटिव मतलब नुमाइंदे। रिप्रेजेंटेटिव मतलब नुमाइंदे, लोगों के नुमाइंदे। ठीक है। अल्लाह ताला की जो सॉवरेनिटी है, अल्लाह ताला की जो पावर है, अल्लाह का जो कानून है, उसको नाफिजुल अमल कौन करवाएगा, उसको चलाएगा कौन? कौन इस बात का यकीन करेगा कि हाँ जो अल्लाह का कानून है उसके ऊपर वाकई अमल हो रहा है? ये कौन करवाएगा? ये नुमाइंदे करेंगे। कौन से नुमाइंदे? ये कहाँ से आ गए? कौन लेके आया इनको? पब्लिक लेके आई, पीपल। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोगों के नुमाइंदे क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे, काबिल अमल बनाएंगे। किसको? कौन से कानून को? अल्लाह के कानून को। क्या वाकई हमारे मुल्क में अल्लाह का कानून चल रहा है या नहीं चल रहा, उसको इम्प्लीमेंट कराना, उस पर अमल करवाना। द गवर्नमेंट एज वेल एज द लेजिस्लेटिव असेंबलीज डू नॉट एंजॉय द अनलिमिटेड पावर। गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, डेमोक्रेसी जो निज़ाम जमहूरियत है, इसके अंदर आप समझ लीजिए 3 पिलर्स होते हैं। 3 क्या होते हैं? पिलर्स होते हैं। आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम का या डेमोक्रेटिक सिस्टम का ये ज़रा बात समझ लीजिएगा। 3 पिलर्स, ठीक है, 3 पिलर्स होते हैं। 3 थोड़ी सी पॉलिटिकल सिस्टम जो है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। 3 पिलर्स ऑफ पार्लियामेंट और डेमोक्रेटिक सिस्टम, जमहूरी निज़ाम के 3 पिलर हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये कौन से 3 पिलर हैं भाई? एक को कहा जाता है, हमारे मुल्क में देखें जैसे नेशनल असेंबली, सॉरी, एक को कहा जाता है गवर्नमेंट, या इसको आप एग्जेक्टिव भी कह सकते हैं। एग्जेक्टिव, गवर्नमेंट कह लें या एग्जेक्टिव कह लें। दूसरे है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। और तीसरी जो है वो कहलाती है जुडिशरी। जुडिशरी, अब ज़रा इनका मतलब भी समझ लीजिएगा, आसान लफ्ज़ों में, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। हमारे मुल्क को देख लीजिए, एक कानून बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। कौन सा कानून बनाया जाता है? कानून तो इतने सारे बने हुए हमारे मुल्क में, कौन सा कानून लें भाई? मिसाल के तौर पर एक कानून है, लॉ है, कानून मौजूद है। 60 ईयर्स का जो भी इंसान होगा, जो भी 60 साल का होगा, वो हाफ फेयर देगा। हाफ फेयर यानी कि आधा किराया देगा, आधा किराया देगा। ये क्या है? ये लॉ है, ये कानून है। हमारे मुल्क में ये कानून है कि जो भी शख्स 60 साल का हो जाएगा, वो कोई भी ट्रैवल करता है, चाहे वो बाय एयर जाता है, बाय रोड जाता है, बाय सी जाता है, वो क्या करेगा? वो किराया, फेयर जो है वो आधा देगा। ये कानून है। अब ये कानून बनाया किसने? पहले ये सोचने की बात है। लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम कहते हैं कानून साज असेंबली। कानून साज असेंबली, ठीक है, ये बनाएगी कानून। अब जब ये कानून बना देगी तो उसके बाद क्या होगा? गवर्नमेंट को बोलेंगे ये लोग। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जो कानून साज असेंबली है, जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कानून बनाया है, वो गवर्नमेंट को बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या करना है? गवर्नमेंट ने क्या करना है? इम्प्लीमेंट करवाना है इसको। इम्प्लीमेंट,
इम्प्लीमेंट मतलब अमल करवाना है कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। समझ आ रही है बात? लेजिस्लेटिव असेंबली, कानून साज असेंबली ने ये कानून बनाया और उसको पास कर दिया। गवर्नमेंट या एग्जेक्टिव जो है, मौजूदा वक्त के जो हुक्मरान हैं, जो वज़ीर आज़म है, या बात वज़ीर आज़म ही कहेंगे हम, जो वज़ीर आज़म है वो और उसके लोग, उसकी कैबिनेट, ठीक है। इस पे तफसीलात आगे आएंगी, लेकिन आसान लफ्ज़ों में गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो हमारे जहन में वज़ीर आज़म आ जाता है ना, वज़ीर आज़म। तो वज़ीर आज़म साहब क्या करेंगे कि इंश्योर करेंगे इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि जो कानून लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो इनका काम है कि उस पर अमल करवाना। क्योंकि गवर्नमेंट या एग्जेक्टिव या वज़ीर आज़म, इसके पास सारे इख्तियारात हैं, इसको दिए गए हैं इख्तियारात के भाई पावर है आपके पास, कानून हम बना रहे हैं, इस पे अमल जो है वो आपने करवाना है, इसको इम्प्लीमेंट आपने करवाना है, अमली जामा इस पे आपने पहनवाना है। आपके पास आर्मी भी है, आपके पास रेंजर भी है, आपके पास पुलिस भी है, आपके पास एजेंसीज़ भी हैं, सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ आपके पास हैं। आप चेक करें पूरे मुल्क में कहीं कोई इदारा, कोई जो है वो एयरपोर्ट, कोई रेलवे स्टेशन या कोई बस वाला जो है, या बाय शिप आप इधर उधर कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक शख्स जिसकी उम्र 60 साल है उससे पूरा किराया लिया जा रहा है, उससे पूरा किराया लिया जा रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। तो आप अगर ऐसा हो रहा है तो गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे? रोकेंगे इसको, क्योंकि इनके पास सारी पावर है, फौज भी है, पुलिस भी है, रेंजर भी है, ठीक है। उन इदारों के ख़िलाफ़ फिर ये कार्रवाई करेंगे, चाहे वो PIA है, चाहे वो रेलवे है, उनके ख़िलाफ़ क्या करेंगे? कार्रवाई करेंगे कि ये जो शख्स था, ये 60 साल इसकी उम्र है, 62 साल है, आपने इससे पूरा किराया क्यों चार्ज किया, जबकि कानून ये बना दिया गया है। बात समझ आ रही है आपको? अब सपोज़ करते हैं कि अगर गवर्नमेंट, एग्जेक्टिव या वज़ीर आज़म या उसके वज़रा ऐसा कुछ नहीं करते कि जो कानून लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाए हैं, ये अभी मैंने एक कानून बताया आपको, हमारे मुल्क में तो ये कानून नहीं है खैर, लेकिन ये अभी एक कानून बताया मैंने आपको, लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो कानून बनाया है, और बहुत सारे कानून बन चुके हैं, कुछ पहले से बने हुए हैं, कुछ ये आए दिन बनाते रहते हैं। तो ये कानून जो है बन गया जब, अब गवर्नमेंट या एग्जेक्टिव या वज़ीर आज़म को उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, और अगर गवर्नमेंट या एग्जेक्टिव उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवाती, आवाम चिल्लाती रहती है, बूढ़े सड़कों पे निकल आते हैं कि भाई हमसे पूरा किराया चार्ज किया जा रहा है, कानून में मौजूद है कि हम आधा किराया देंगे। अब क्या होगा? जुडिशरी या जुडिशल सिस्टम, ठीक है, ये क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, इसके अंदर फिर एक सुप्रीम कोर्ट है पूरे मुल्क की, फिर हर सूबे के अंदर एक बड़ी कोर्ट है जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, और फिर हर शहर के अंदर भी एक कोर्ट है जिसको सेशन कोर्ट कहा जाता है। हर शहरों में सेशन कोर्ट मौजूद है, हर सूबे में एक हाई कोर्ट मौजूद है, और एक मुल्क के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। समझ में आ गई बात? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और इनके अंदर जितने जजेस साहिबान हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है ये, ख़ास तौर पे जुडिशरी के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, उसके पास इख्तियार है, उसके पास पावर है कि वो इनसे जवाब तलब कर सकता है गवर्नमेंट से कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है इनसे पूछ सकता है, कानून में जब मौजूद है तो आप इस पे अमल क्यों नहीं कर रहे, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ज़्यादती हो रही है, क्यों कानून के मुताबिक काम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट, एग्जेक्टिव, वज़ीर आज़म इनसे जवाब तलब कर सकती है। कौन? जुडिशरी, या जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। और उसके अंदर कौन करेगा? उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है इनसे जवाब तलब करेगा, और अगर बार बार बोलने पे भी इनको कुछ नहीं होता तो फिर ये एक्शन भी ले सकता है। इसको सो मोटो एक्शन कहते हैं, खुद से एक्शन ले लेना
खुद से हुक्म जारी कर देना कि भाई ये करो। तो अगर गवर्नमेंट के कान पे जूं नहीं रेंगती, जैसे कि नॉर्मली होता है, हमारी गवर्नमेंट खैर से कितनी पाक है, साफ़ है, सच्ची है, पता है आप लोगों को, तो गवर्नमेंट अगर ऐसा नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो क्या करेगा, उस इदारे को लिखेगा, मिसाल के तौर पर PIA है, डायरेक्टली उसको लिखेगा केस बना के कि हमारी ऑब्जर्वेशन में आया है कि ऐसा नहीं हो रहा, जवाब दीजिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ हम पावर रखते हैं कि आपके ख़िलाफ़ डायरेक्ट हम एक्शन करेंगे, आपके ख़िलाफ़ भी, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, हमारे मुल्क का कानून देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग बैठे हैं, जो कि कानून बनाने वाले हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है इसको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA, ठीक है। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली या MLA जो है, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो गवर्नमेंट की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा ही ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या बनाएगी, कानून बनाएगी, ठीक है। इसी MLA को हम कहते हैं MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, इसके 2 हाउसेस हैं, एक अपर हाउस कहलाता है, एक लोअर हाउस कहलाता है। सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी डिटेल तो आगे वीडियोस में हम देखेंगे, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना, इसके 2 हाउसेस कहलाते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। एक को नेशनल असेंबली कहा जाता है और दूसरे को सेनेट कहा जाता है। नेशनल असेंबली या सेनेट, तो ये कलेक्टिवली लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाती है। नेशनल असेंबली के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और सेनेट में जो लोग बैठे हुए हैं, इनका काम क्या है, इनका काम कानून साजी है, इनका काम लॉज बनाना है, लॉ मेकिंग है। अब इनके अंदर जो लोग बैठे हैं नेशनल असेंबली में, वो भी गवर्नमेंट के हैं, और सेनेट में जो लोग बैठे हैं वो भी गवर्नमेंट के हैं, तो लॉज गवर्नमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सर ये जुडिशरी भी तो है, ये तो आज़ाद है ना, ये तो एक्शन ले सकती है ना गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी। तो भाई ये जुडिशरी के अंदर जितने जज साहिबान हैं ना, बदकिस्मती से तौहीन अदालत ना हो जाए, अल्लाह माफ़ी दे, तो मैं तो लटका दिया जाऊँगा, तौहीन अदालत कर दिया आपने, तौहीन रिसालत हो जाए कोई मसले की बात नहीं है, तौहीन अदालत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। तो बहरहाल हमारी जुडिशरी के अंदर जो है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं जज साहिबान हैं, उनको जज बनाया किसने है, वज़ीर आज़म साहब ने। हाई कोर्ट के जज हैं, उनको जज बनाया किसने है, वज़ीर आज़म साहब ने। सेशन कोर्ट के जो जज हैं, उनको जज बनाया किसने है, वज़ीर आज़म साहब ने। तो कौन जवाब तलबी करेगा वज़ीर आज़म साहब से, कौन पूछेगा गवर्नमेंट से, कौन एग्जीक्यूटिव से पूछेगा कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, क्यों? गलत पूछने वाले इन्हीं के पैसों पे तो पल रहे हैं, इन्हीं के पैसों पे तो पल रहे हैं। चौथा पिलर जो ये 3 पिलर्स कहलाते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के, पार्लियामेंट्री सिस्टम के, जमहूरी निज़ाम के, ठीक है। एक चौथा पिलर जो है वो मीडिया कहलाता है, सो कॉल्ड द 4th पिलर ऑफ द स्टेट, मीडिया। मीडिया के लिए भी कोई परेशानी की बात नहीं है। मीडिया में तकरीबन 90%, 99% लोग हैं, सबको तो नहीं कह सकता, जिनको बाकायदगी से हर महीने उनकी जेब में एक लिफाफा पहुंच जाता है। किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। वो गवर्नमेंट के नुमाइंदों को अपने टॉक शोज़ में बुलाते भी हैं, तो उनको पता होता है कि ये सवाल करने हैं हमने, बस इनसे, इससे ज़्यादा बात नहीं करनी, इससे ज़्यादा बात नहीं करनी, ताकि भरम कायम रहे दुनिया पे। हाँ भाई, सवाल जवाब तो हो रहे हैं इनसे, पब्लिक शोज़ में हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जितने सहाफ़ी हैं बदकिस्मती से वो लिफाफी हैं। हर महीने लिफाफा पहुँच जाता है उनके पास, एनवलप पहुँच जाता है उनके पास कि भाईजान ये रखो, हमारे ख़िलाफ़ बात नहीं होनी चाहिए, हर महीने मिल जाएगा माल तुम्हें। वो बोलते हैं जी साहब बस। बहरहाल तो ये सारा का सारा सिस्टम था। अब ज़रा चलते हैं बुक की तरफ, वो जुमला क्या लिखा हुआ है उसको आपको अब समझ में आएगा कि वो सेंटेंस बोल क्या रहा है। उसको देखें ज़रा, क्या लिखा हुआ है। द गवर्नमेंट एज वेल एज द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, लिखा हुआ है ना, ये पेज नंबर 8 के ऊपर, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, और ये चौथी लाइन के आखिर में लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट
गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, वजीर आज़म, काबीना, एज वेल एज इसके साथ साथ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कानून साज असेंबली यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट, डू नॉट एन्जॉय द अनलिमिटेड पावर्स, वो लामहदूद पावर को एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि ये भी बाउंड हैं। तो ये कानून साजी जो करेंगे वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक कानून साजी करेंगे। कौन? ये लेजिस्लेटिव असेंबली, ये वो कानून बनाएंगे, ठीक है, जो अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक होगा, अगर उससे हट के नहीं होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? द गवर्नमेंट एज वेल एज द लेजिस्लेटिव असेंबलीज डू नॉट एंजॉय द अनलिमिटेड पावर्स। अनलिमिटेड मतलब लामहदूद, इसका एग्जैक्ट उर्दू मतलब है। अनलिमिटेड का मतलब लामहदूद, ला मीन्स नहीं, महदूद हद, महदूद वर्ड हद से निकला है, इसकी कोई हद ना हो। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी करते फिर रहे हैं, कोई सा भी कानून बना दें, नहीं भाई, कुरान को देखिए, सुन्नत को देखिए, कुरान और सुन्नत ने हदें रखी हैं, उन हदों से तजावुज़ नहीं करेंगे आप, ठीक है। अनलिमिटेड पावर्स, अनलिमिटेड मतलब लामहदूद, लामहदूद, महदूद मतलब जिसकी कोई हद, लामहदूद जिसकी कोई हद ही ना हो, लामहदूद मतलब जिसकी कोई हद ही ना हो। ऐसा नहीं होगा कि आप अनलिमिटेड पावर्स यूज़ करेंगे, नहीं, आपकी हद है, ठीक है, अल्लाह ताला ने कानून बनाया हुआ, उससे हटेंगे नहीं। हाउएवर, हाउएवर का मतलब है फिर भी द पीपल आर एट लिबर्टी टू इलेक्ट द गॉड फियरिंग पर्सन्स टू रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। हाउएवर फिर भी द पीपल आर एट लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब आज़ादी है, लोगों को आज़ादी है, किस चीज़ की आज़ादी है? टू इलेक्ट द गॉड फियरिंग पर्सन्स, खौफ खुदा रखने वाले लोग, टू इलेक्ट द गॉड फियरिंग पर्सन्स, खौफ खुदा रखने वाले लोगों को इलेक्ट करें। टू रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ताकि रियासत के मामलात चल सकें, ताकि रियासत के मामलात चल सकें। यहाँ पर इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग लिख देता हूँ। लिबर्टी, लिबर्टी इससे वर्ड बनता है आज़ादी। उसके बाद लिखा हुआ है टू इलेक्ट द गॉड फियरिंग पर्सन, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, गॉड फियरिंग पर्सन, खौफ खुदा रखने वाले लोग। टू रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, अफेयर्स मतलब मामलात, अफेयर्स मतलब मामलात, ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब रियासत के, स्टेट मतलब रियासत, ठीक है। आगे क्या बात हो रही है? द राइटियस कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, राइटियस पाकीज़ा, आपको पता है ना जिनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। खुलफाए राशिदीन कौन से हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक दूसरे नंबर पर, हज़रत उस्मान गनी तीसरे नंबर पर, और चौथे जो खलीफा आए थे वो हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम। तो ये चार खलीफा जो हैं वो राइटियस कैलिफ्स कहलाते हैं, जिनको उर्दू में कहा जाता है खुलफाए राशिदीन, ठीक है, खिलाफत राशिदा भी इसको कहा जाता है। द राइटियस कैलिफ्स ऑफ इस्लाम ऑलवेज सॉट फॉर द राइटफुल ओपिनियन, खुलफाए राशिदीन इस्लाम के ऑलवेज हमेशा सॉट तलाश में रहते थे, सॉट तलाश में रहते थे। किस चीज़ की तलाश में रहते थे? तलाश में रहते थे, किस चीज़ की तलाश में रहते थे? राइटफुल ओपिनियन, राइटफुल ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है राय, मशवरा, ओपिनियन मशवरा। कोई भी मामला होता था तो ये खलीफा जो है, जो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर अब इस्लामी निज़ाम हुकूमत का भी ज़रा सुन लीजिए, इसको कहते हैं मजलिस शूरा, मजलिस शूरा। ऐसे लोगों की मजलिस जो शुरू में मैंने बताया था, याद है, जो बाअमल हों, बाकिरदार हों, बाइल्म हों, और जो खौफ खुदा रखने वाले हों,
जिनको दीन दुनिया का इल्म हो, बाशऊर हों, समझदार भी हों। ऐसे लोगों का पैनल, ऐसे लोगों का ग्रुप, ऐसे लोगों की असेंबली, ऐसे लोगों का इज्तमा जो है वो क्या कहलाता है? वो मजलिस शूरा कहलाता है। ठीक है। और इसका हेड कौन है? इसका हेड खलीफा है। खलीफा कोई भी काम करता है तो पहले तो वो चेक करता है किताब व सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए भाई, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, उसके मुताबिक होना चाहिए। ठीक है। और उसके मुताबिक वो फैसले करते थे, राइटियस कैलिफ, खुलफाए राशिदीन। और अगर कहीं गलती का एहतमाल होता था तो जो मजलिस शूरा है, ठीक है, वो लोग जो एडवाइज़र्स हैं, वो लोग जो बामल हैं, वो क्या करते थे? टोक देते थे, रोक देते थे, बोलते थे ये हुक्म जो जारी होने वाला है ये अल्लाह के अहकाम के मुनाफी है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हटकर है, आप ऐसा हुक्म नहीं दे सकते। दूसरी बात, इसकी नौबत आने ही नहीं दी जाती थी। खलीफा वक्त जो है, कोई मसला होता था तो पहले मजलिस शूरा में जो लोग मौजूद हैं इस मजलिस में, उनके सामने वो मैटर रख दिया जाता था कि भाई डिस्कशन करें, ज़रा इस पर बहस करें कि क्या वाकई इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये एक इशू आ गया, एक प्रॉब्लम हो गई है। जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था पहला, जब खलीफा अव्वल थे, तो नबूवत का दावा किया था एक शख्स ने, मुसीलमा कज़्ज़ाब ने, उसने नबूवत का दावा किया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो है वो मजलिस शूरा जो थी उनके सामने मामला रखा। तो क्या मामला हुआ कि इनके ख़िलाफ़ जंग की जाएगी, इनके ख़िलाफ़ जंग की जाएगी, ये ऐसा मामला है जिस पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी, इसके ख़िलाफ़ जंग होगी। और उसके बाद जो है वो सहाबा कराम ने फ़ौज तैयार की और मुसीलमा कज़्ज़ाब जो है उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया। बड़ी ख़तरनाक जंग हुई थी, बड़ी ख़तरनाक जंग हुई थी। आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि दौर नबवी में, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जितनी जंगें हुई थी उसमें इतने सहाबा कराम शहीद नहीं हुए थे, उससे ज़्यादा सहाबा कराम इस जंग में शहीद हुए थे। पता है किस लिए? सिर्फ़ ख़त्म नबूवत के पीछे, सिर्फ ख़त्म नबूवत के पीछे 1200 सहाबा कराम शहीद हुए थे। 1200 बहुत बड़ी तादाद है ये। 1200 सहाबा कराम शहीद हुए थे इस जंग में। 1200 सहाबा कराम। क्या वजह थी आखिर? ख़त्म नबूवत कोई मामूली इशू नहीं है, यह आपकी सोच है। इस्लाम की बिल्डिंग इसके ऊपर खड़ी हुई है सारी की सारी। 1200 सहाबा कराम शहीद हुए इस जंग में, लेकिन उसको पकड़ लिया गया, उसको पकड़ लिया जिसने नबूवत का दावा किया था। बड़े लोग उसको फॉलो करने लग गए थे, बहुत बड़ी जंग हुई थी। तो बहरहाल ये एक मसला था जिसको सामने रखा मजलिस शूरा के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और इस मजलिस में जो लोग थे सारे के सारे खौफ खुदा रखने वाले थे, बाअमल थे, बाकिरदार थे, बाइल्म थे, बाशऊर थे। तो उन्होंने बोला इसको खिलाफ एक्शन लेंगे, ख़तरनाक एक्शन लेंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द एडवाइज़र्स कॉन्स्टिट्यूटेड अ शूरा। अब आगे बात की जा रही है। द एडवाइज़र्स वर्ड निकला है एडवाइज से। एडवाइज़र्स इसको कहते हैं मुशीर, मशवरा देने वाले, जो एडवाइस करे, मशवरा दे, जो एडवाइस करे, मशवरा दे, यानी कि मजलिस शूरा के अरकान जो थे उनको एडवाइज़र्स कहा जाता है। एडवाइज़र्स कॉन्स्टिट्यूटेड अ शूरा। ये जो एडवाइज़र्स थे कॉन्स्टिट्यूटेड, इन्होंने बनाई क्या? शूरा। आगे देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ द पैनल ऑफ एडवाइज़र्स। पैनल वर्ड का मतलब होता है तंजीम, अंजुमन या पार्टी। आसान लफ्ज़ों में इसको आप पार्टी कह लें। पार्टी तो नहीं कह सकते, यानी कि गैदरिंग, पैनल, लोगों का इज्तिमा। कुछ ख़ास किस्म के लोग जो हैं उन्होंने एक पैनल बनाया हुआ है। जैसे कि पैनल ऑफ जजेस होता है, कोई बड़ा मसला होता है तो ऐसा मसला भी कभी कभी आ जाता है जजेस के सामने
कि अकेला जज जो है वो उसके ऊपर फैसला नहीं ले पाता, अकेला जज जो है उस पर फैसला नहीं ले पाता। तो वो जज क्या करता है, वो पैनल बुलाता है जजेस का, 6, 7, 8, 10 जजेस को बुलाता है, उनके सामने वो मामला रखता है, बोलता है भाई ये मामला है, सीनियर जजेस का पैनल, वो आपस में डिस्कशन करते हैं, कानूनी पहलुओं पर गौर करते हैं और उसके बाद सब मिलके जो है वो फैसला देते हैं, अपना अपना वोट देते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये क्या था, पैनल ऑफ एडवाइज़र्स। So long as those in power conform to the laws of Islam, they may continue to enjoy the confidence of the people. So long as, जब तक के, so long as का मतलब है जब तक के वो लोग जो कि पावर में हैं काम कर रहे हैं इस्लाम के मुताबिक, तो उनको काम करने दिया जाएगा। क्या लिखा हुआ है, सो लॉन्ग एज, जब तक के, सो लॉन्ग एज, जब तक के, आगे क्या है, दोज, वो, इन पावर, जो कि पावर में है, जो कि इक़्तिदार में है, जो कि वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, कन्फर्म टू द लॉज ऑफ इस्लाम, दो एज, सो लॉन्ग एज दोज इन पावर कन्फर्म टू द लॉज ऑफ इस्लाम, इस्लामी कानून के मुताबिक हैं। कन्फर्म का मतलब है मुताबिक होना, कन्फर्म मतलब मुताबिक, तो इस्लामी लॉज के मुताबिक अगर वो काम कर रहे हैं, दे में कंटिन्यू टू एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, वो कंटिन्यू रख सकते हैं किस चीज़ को, लोगों के एतमाद को, कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। दिस एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, ये जो है वो क्या बता रहा है आपको कि इस्लाम में जमहूरियत का क्या तस्वुर है। द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, टॉलरेंस, ये 4 हैं प्रिंसिपल्स। इनको इंशाअल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 9 का पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 9 का पार्ट 1 है। पार्ट 9 के पार्ट 2 के अंदर हम इन चारों प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।